युग के चेहरे पर हंसी के झरने बह रहे थे। उसकी कार किसी तूफान की तरह चल रही थी, जिससे बिना वक्त गवाए उसने शायरा के घर दस्तक दे दी। अब तक शायरा के घर में काम करने वाले लोग युग को अच्छे से जान चुके थे, इसलिए वो सीधा अंदर चलते चला गया। दादाजी भी सोफे पे बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते उन्होंने कहा, तुम तो काफी जल्दी आ गए। लगता है तुम इस नीलामी को बहुत महत्व दे रहे हो। अच्छा है, तुम्हारे अंदर से सीखने की भूख झलकती है। युग मुस्कुराने के अलावा कुछ भी न बोल सका। दादाजी ने पहले ही तैयारी कर ली थी। युग सोफे पे बैठा, उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ती जा रही थी। उसे देखकर दादाजी भी मुस्कुराए और उन दोनों ने चाय नमकीन का स्वाद चखा। तभी युग को कुछ याद आया और उसने पूछा, दादाजी शायरा नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? वो तो मार्केट में कहीं घूम रही होगी। उसे बाजार की ही चीजें चुनना पसंद है, इसलिए वो हर सुबह मार्केट में निकल जाती है। दादाजी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, ओह अच्छा ऐसा है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। युग ने कहा, आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या चलता रहता है ये तो उन्हें भी नहीं पता होता। उसे पुरानी चीजें पसंद है, लेकिन कुछ और उसे पसंद ही नहीं आता। उसकी दादी को लगता है कि वो शादी ही नहीं करेगी। खैर, ये सब हमने उस पे ही छोड़ दिया है। उसकी जिंदगी जैसे मन वैसे जिए। अचानक बाहर 2 हॉर्न बजे और अधेड़ उम्र का नौकर अंदर आता हुआ बोला, दादाजी गाड़ी आ गई है, आ जाइए आप दोनों। दोनों चाय का प्याला रखकर फटाक से खड़े हो गए। युग ने अपना कोट ठीक किया और दादाजी ने कुर्ता पहना। पहले कुछ मिनटों के लिए युग ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर जब उसने बोहें सिकोड़ी तब उसे पता चला कि वो कुर्ता 555 साल पुराना है। ये देखकर जैसे उसका दिमाग चकरा गया। इतनी पुरानी चीज का इस्तेमाल करने के लिए उसकी अच्छे से कद्र करनी पड़ती है। युग समझ गया कि दादाजी अपनी चीजों को कितना संभाल कर रखते थे। दोनों घर के बाहर निकले तो बाहर कार खड़ी थी, रोल्स रॉयस। उसके नाम को पढ़ते हुए युग ने मन ही मन बुदबुदाया। जो नीलामी कर रहा था ये गाड़ी उसकी थी। पहली नजर में युग को समझ आ गया कि नीलामी कराने वाला आदमी बहुत ही अमीर होगा। गाड़ी का दरवाजा खुला था, दोनों सीधे अंदर घुस गए। गाड़ी अंदर से भी भव्य थी। उसमें लगे सीट्स सुनहरे रंग के थे। गाड़ी में एक बड़ी सी स्क्रीन भी लगी हुई थी, जिसमें कोई इंग्लिश फिल्म चल रही थी। उस कार को अपनी आंखों में बसाने के बाद युग ने मन ही मन खुद से एक वादा किया कि वो जब कभी भी बहुत अमीर बन जाएगा वो रोल्स रॉयस कार जरूर खरीदेगा। गाड़ी धीरे धीरे चलना शुरू हुई और युग खिड़की से बाहर देखता रहा। काफी देर तक चलने के बाद गाड़ी शहर से बिल्कुल दूर निकल गई। तेज रफ्तार के बाद भी रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। युग कुछ पूछता उससे पहले ही दादाजी बोल पड़े, ये एक प्राइवेट नीलामी है, इसलिए इसको सरकार की नजरों से दूर रखा जाता है। ऐसी नीलामियों के बारे में नाम मात्र के लोगों को ही पता होता है। जहां हम जा रहे हैं वो एक गुप्त जगह है, ताकि कुछ भी होने पर किसी भी वीआईपी आदमी को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम में से कोई भी आदमी किसी दूसरे व्यक्ति को उस जगह की लोकेशन नहीं बताता। ये एक नियम है जो हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए आज तक हर कोई सेफ है। युग घबराया नहीं, बस शांति से सुनता रहा और गाड़ी चलती रही। जब रास्ता खत्म हुआ तो एक कच्चा रास्ता आ गया जो पहाड़ियों की ओर जाता था। गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर भी काफी देर तक चली और एक वक्त ऐसा आया कि वो रास्ता भी खत्म हो गया। जंगल से होते हुए वो काफी दूर निकल गए थे। सर, हम लोकेशन पर आ गए। ये बोलता हुआ ड्राइवर जल्दी से बाहर निकला और युग के दरवाजा खोलने से पहले दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर का निमंत्रण दिया। दादाजी बूढ़े थे, लेकिन फिर भी एक फुर्ती के साथ निकले और युग उनके पीछे पीछे आगे बढ़ते हुए कहने लगा, ये नीलामी की जगह तो नहीं लग रही, ये जगह डरावनी है, क्या हम सही पते पर आए? दादाजी कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने कदमों को बढ़ाना जारी रखा। दोनों चट्टानों के बीच से होते हुए पहाड़ के अंत पर जा पहुंचे। अपना कार्ड दो मुझे। जी, कौन सा कार्ड? इनविटेशन कार्ड जो उस दिन मैंने तुम्हें दिया था। मंजिल पर पहुंचकर दादाजी के होठों पर खुशी की लहर थी, लेकिन युग अब भी कंफ्यूज था, क्योंकि वहां उनके अलावा कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था। वो जगह बिल्कुल वीरान थी। युग ने कोट के अंदर से इनविटेशन कार्ड निकाला। बिना देरी करते हुए दादाजी ने अपना और युग दोनों का इनविटेशन कार्ड एक पत्थर के बीच डाल दिया। युग ने बिल्कुल गौर से देखा तो पाया कि वहां कोई मशीन लगी हुई थी, जिसने कार्ड को स्कैन किया और धीरे धीरे पत्थरों के बीच से एक रास्ता खुलने लगा। आओ मेरे पीछे, वहां खड़े मत रहो।
युग दादाजी के साथ अंदर की ओर बढ़ा। उस वक्त उसे अपने दिल की धड़कन और दादाजी के कदमों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो चलते ही जा रहे थे, पर लग रहा था जैसे उस जगह का कोई अंत ही ना हो। काफी देर तक चलने के बाद दोनों लोहे के एक मजबूत दरवाजे के सामने आ गए, जिसे जबरदस्ती खोलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। वहां एक मशीन से होते हुए उसने कार्ड बाहर निकाला और उनके चेहरे को दूसरी मशीन से स्कैन करने लगा। दादाजी के कार्ड उठाते ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और वो उसके अंदर चले गए। कार्ड उठाकर युग ने भी उनका पीछा किया। उसके अंदर जाते ही दरवाजा झटके से बंद हो गया। 10 कदम आगे बढ़ते ही युग के जूतों ने उसे रोक दिया। उसने अपने शरीर में हल्की झंझनाहट महसूस की और वो अपने मुंह को बोलने से रोक नहीं पाया। ये क्या है? वो आश्चर्य में पड़ गया। उसके होंठ खुले के खुले रह गए। उसकी पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। वहां हर तरफ रोशनी चल रही थी जिसने उसकी आंखों को जगमगा दिया था। एक खूबसूरत सी आलीशान खुफिया जगह जिसके बारे में वो सिर्फ सपनों में ही सोच सकता था। वो जगह इतनी बड़ी थी कि उसमें सैकड़ों लोग आराम से आ सकते थे। वहां कुछ लोग भी मौजूद थे जो आपस में बातें किए जा रहे थे। सामने एक स्टेज भी लगा था जो खूबसूरती की एक मिसाल था। युग अपनी नजरें बिखेरता हुआ हर तरफ देखने लगा। तभी दूर से किसी आदमी के बोलने की आवाज आई। ओ कश्यप जी, आ गए आप? आइए आइए, मैं तो आप ही की राह देख रहा था। दादाजी उस आदमी की ओर मुस्कुराते हुए बढ़े और उसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बोले, आपको आदत जो है सबसे जल्दी आने की, इंतजार करने के अलावा होगा क्या आपके पास? काम तो करते नहीं है कुछ आप, सारा कारोबार बेटों के ऊपर थोप दिया है। करिए याशी और क्या। दोनों एक साथ हंसने लगे और आपस में कुछ बातें करने लगे। दूर खड़ा युग उन्हें देखे जा रहा था। तभी वो आदमी ड्रिंक लेने चला जाता है और एक दूसरा आदमी उनकी ओर बढ़ता है। इस नए आदमी के कदमों में शालीनता थी। दादाजी उसे देखते ही आंखों में नमस्ते करते हैं और वो आदमी उनके सामने खड़ा हो जाता है। उसका रंग भूरा था, हाइट 6 फीट ऊंची। सामने आते ही वो पहले यही पूछता है, कैसे हैं कश्यप जी? सुना है आपको कोई नया शिष्य मिल गया, जरा हमें भी मिलवाइए उससे। दादाजी पीछे मुड़कर युग को पास आने का इशारा करते हैं। उसके पास आते ही उस आदमी ने कहा, हेलो मिस्टर युग, मैंने जितना सोचा था आप तो उससे कहीं ज्यादा जवान निकले। युग असहजता से मुस्कुराया और दादाजी बोले, उम्र पर बिल्कुल भी मत जाना इस लड़के के। पहली नजर में तो मैं धोखा खाने वाला था। चीजों की उम्र पता करने की अलग ही खूबी है इसमें। इतना सटीक तो मैंने किसी को भी नहीं देखा। अरे भाई, आप कुछ बोलोगे? दादाजी आपकी तारीफ किए जा रहे हैं और आप खामोश हैं, ऐसे कैसे चलेगा? युग अपने नाखूनों को अपने हाथ से काटते हुए बोला, दादाजी यहाँ इतनी तारीफ कर रहे हैं, मेरे सामने तो कभी नहीं करते। दादाजी युग की पीठ ठोककर हंसते हुए कहते हैं, इनसे मिलो युग, ये है मिस्टर माधवन। शक्ल से थोड़े हरामी जरूर लगते हैं लेकिन असल में उतने भी नहीं है। युग को पता था दादाजी खुले मिजाज के आदमी हैं, इसलिए वो हर किसी से खुलकर ही बात करते हैं। उनकी बातों को सुनकर मिस्टर माधवन भी हंस पड़े और फिर बोले, कश्यप जी, ये नीलामी है, जब तक इसमें एंटरटेनमेंट ना हो तब तक मजा नहीं आता। युग, जब तक हो यहाँ इनसे जितना सीखना है सीख लेना। कहने को तो इन्होंने सारा कारोबार अपने लड़कों को सौंप दिया, लेकिन आज भी एंटीक चीजों के महारथी हैं। इनके कारनामे ऐसे ऐसे हैं कि मैं खुद भी दंग रह जाता हूँ। अच्छा युग, तुम बताओ पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? ड्रिंक पीते हुए माधवन जी बोले। उनके सवाल को सुनकर दादाजी के भी मन में एक ख्याल आया कि उन्होंने कभी इस चीज के बारे में बात क्यों नहीं की। इसलिए दादाजी भी सोचते हुए बोल पड़े, हाँ युग, कभी हमारी इस बारे में बात नहीं हुई। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? ये सुनते युग के मन में बेचैनी दस्तक देने लगती है। कुछ देर के लिए वो समझ नहीं पाता कि क्या बोले। तभी एक बुलंद आवाज वहां मौजूद हर आदमी के कानों में गूंज पड़ती है, आप सबका स्वागत है आज की इस नीलामी में। आप लोग जल्दी जल्दी अपनी सीट्स की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि हम चल रहे हैं एक यात्रा पर जहां आपकी मुलाकात होगी बेहतरीन कंडीशन में मौजूद कुछ पुरानी चीजों से। उस प्रवक्ता की आवाज सुनते ही दादाजी अपने सवाल को भूल गए और युग ने उन्हें याद भी नहीं दिलाया। वहां मौजूद सारे लोग एक एक करके अपनी अपनी जगहों पर बैठने लगे। उस हॉल में 30 से भी ज्यादा लोग थे जो इस नीलामी में खरीदारी करने आए थे। युग दादाजी के बगल में जैसे ही बैठा वैसे ही एक बार फिर स्टेज पर खड़ा आदमी बुलंद आवाज में बोल पड़ा,
ये 385 साल पुराना गुलदस्ता है जिसे भारत व्यापार करने आए अंग्रेजों ने यहाँ की रानी को दिया था। इसकी शुरुआती कीमत 6 लाख रुपए। जो कोई भी बोली लगाना चाहता है वो अब शुरू कर सकता है। युग ने आंखों को गड़ा कर देखा तो प्रभा मंडल के करीब बिल्कुल 385 रेखाएं थी। उन्हें देखकर वो अचंभव में पड़ गया, क्योंकि स्टेज पर खड़े आदमी ने गुलदस्ते की उम्र बिल्कुल सटीक बताई थी। युग अपनी नजर दादाजी की ओर घुमाकर देखता है तो पाता है दादाजी तो कहीं और ही देख रहे थे। मतलब इस सामान की नीलामी में उन्हें जरा भी रुचि नहीं थी। उस गुलदस्ते पर कमाल की कारीगरी की गई थी। उसमें खूबसूरत से फूल बने थे, जिसे एक नजर देखते ही दादाजी अपने एक दोस्त से बोल पड़े, एक आम मार्केट में 11 लाख कीमत होगी इस गुलदस्ते की। तभी उनके पीछे से किसी ने हाथ उठाया और कीमत 6,50,000 हो गई। 6,50,000 एक, 6,50,000 दो। अचानक से किसी दूसरे आदमी ने हाथ उठा दिया। उसके हाथ उठाते स्टेज पर खड़ा आदमी बोला, 7 लाख एक, 7 लाख दो। फिर एक तीसरे आदमी ने हाथ उठा दिया और अंत में जाते जाते वो गुलदस्ता 12 लाख का बिका। उसे सोल्ड आउट होते ही दादाजी युग की ओर देखते हुए बोले, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। आगे क्या होने वाला था उस नीलामी में? क्या दादाजी और युग मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं? आखिर क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज की पहली चीज बिक चुकी है, हम दूसरी चीज की ओर बढ़ते हैं। दूसरी चीज है खिलजी साम्राज्य के राजा के द्वारा बनाई गई यह खूबसूरत पेंटिंग जो 700 साल पुरानी है। इसकी शुरुआती कीमत 25 लाख रुपए। जो कोई भी इसे लेना चाहता है वो बोली शुरू कर सकता है। पास ही में बैठे युग की निगाहें उस पेंटिंग पर पड़ गई। उसने पाया कि पेंटिंग 721 साल पुरानी है। पेंटिंग की कंडीशन भी अच्छी थी, लेकिन वो देखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। युग दादाजी की ओर देखता है तो पाता है कि वो तो चाय पीने में व्यस्त थे, क्योंकि इस पेंटिंग में भी उनकी कोई रुचि नहीं थी। तभी स्टेज पर खड़ा आदमी एक बार फिर से बोल पड़ा, इस पेंटिंग में राजा ने अपने सेनापति की तस्वीर बनाई, क्योंकि सेनापति ने उनके लिए कई सारे युद्ध लड़े जिसमें से वो ज्यादातर बार विजयी हुए थे। युग के बगल में बैठे एक आदमी ने हाथ उठाया और बोली लगना शुरू हो गई, 30 लाख एक। किसी और ने भी तुरंत हाथ उठा दिया, 35 लाख एक, 35 लाख दो, 35 लाख। अचानक एक आदमी ने बोली बढ़ाते हुए जोर से कहा, 50 लाख। अचानक से दाम 15 लाख बढ़ते ही एक्साइटेड होकर स्टेज पर खड़े आदमी ने बोला, क्या कोई है जो इस पेंटिंग को 50 लाख से ज्यादा में भी खरीदना चाहेगा? पीछे खड़े होकर एक आदमी ने अपना हाथ उठा दिया और फिर लगातार उस पेंटिंग की कीमत बढ़ने लगी। अंत में आते आते वो पेंटिंग 1,15,00,000 में बिकी। जिस आदमी ने पेंटिंग खरीदी, दादाजी ने एक नजर उस पर डाली और युग के कानों के पास आकर बोले, इस पेंटिंग की कीमत ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ होगी। उस आदमी ने अच्छा सौदा नहीं किया। युग हैरान था। उसे समझ में आने लगा था कि बिना मूल्य को समझे अगर वो कुछ भी खरीदता है तो उसे नुकसान भी हो सकता है। नीलामी चलती रही और चहलकर्मी बढ़ती रही। इस दौरान युग कई तरह के जूस भी पीता है। अब उसके शरीर में थकावट आने लगी थी। दादाजी तो किसी सामान की ओर सही से देख भी नहीं रहे थे। वो अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ बातें करने में बिजी थे। सूरज ढल रहा था और शाम दस्तक देने लगी थी। हर किसी ने अपने शरीर में एक हल्की थकावट महसूस की। स्टेज पर खड़े आदमी ने ऊंची आवाज में बोलते हुए कहा, अब आप सब आराम कर सकते हैं, रात के 9 बज चुके हैं। बस कुछ ही देर में हम आपके सामने पेश करेंगे आज की आखिरी चीज जो बहुत ही खास है, इसलिए तैयार हो जाइए। प्रवक्ता की बात सुनते ही हर किसी में ऊर्जा की एक लहर उठ खड़ी हुई। हर कोई ड्रिंक पीता हुआ इंतजार करने लगा उस आखिरी एंटीक चीज का। युग दादाजी के पास आकर पूछता है, हम कुछ नहीं खरीदेंगे क्या? इतनी सारी नीलामियां तो हो गई थी। दादाजी जूस का एक गिलास पीते हुए बोले, हम यहाँ छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं आए हैं, मुझे कुछ बेहतरीन चाहिए, बस उसी का इंतजार कर रहा हूं मैं। आपका मतलब उस आखिरी चीज का इंतजार कर रहे हैं क्या आप? युग ने अपनी दोनों बाहें ऊपर करते हुए पूछा। स्टेज पर रखी आखिरी चीज के सामने 2 आदमी हाथ में रेड कलर का कपड़ा लिए खड़े थे। हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब उस कपड़े को जल्द से जल्द हटाया जाए। तभी उसमें से एक के हाथ से कपड़ा छूट गया और वो चीज हर किसी के सामने आ गई। वो एक पीतल का बना हुआ ढाल था। उसको देखते ही वहां खड़े लोगों ने ड्रिंक पीना छोड़ दिया और लगातार उस ढाल की ओर देखते रहे। युग के बगल में खड़े दादा के चेहरे पर ढाल को देखते ही एक चमक आ गई, जैसे उन्हें ऐसी ही किसी चीज की तलाश हो। उस ढाल पर तलवार के कई सारे निशान थे
जो ये बताते हैं कि वो जरूर किसी योद्धा का ही रहा होगा। पर्दे के गिरते ही प्रवक्ता एक बार फिर स्टेज पर जा पहुंचा और पूरी एनर्जी के साथ बोला, जैसा कि आप सबने देख ही लिया है कि ये एक ढाल है, लेकिन ये कोई मामूली ढाल नहीं है। ये चोला साम्राज्य के सबसे महान राजा चोल का ढाल है, जो उस वक्त के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। ये ढाल 1050 साल पुरानी है। राजा चोल ने इसे अपनी जवानी के दिनों में इस्तेमाल किया था। इस ढाल की शुरुआती कीमत 4 करोड़ रुपए। जो कोई भी इसे लेना चाहता है वो इस बोली की शुरुआत कर सकता है। प्रवक्ता के शब्दों को खत्म होते देर नहीं हुई थी कि एक आदमी ने अपना हाथ उठा दिया। दादाजी ने उसे देखते ही तुरंत युग से पूछा, जल्दी से इसे देखकर बताओ ये असली है या नहीं। युग ने बिना वक्त जाया करते हुए अपनी निगाहें गड़ाई और ध्यान से उस ढाल को देखते हुए बोला, गाढ़ा लाल प्रभामंडल और 1046 रेखाएं। क्या? अभी क्या कहा तुमने? दादाजी अचंभित होकर बोले। युग ने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। दादाजी ये समझ ही नहीं पाए कि युग के बोलने का मतलब क्या था। उनके दोबारा पूछने से पहले ही युग बोल पड़ा, मैं कह रहा था 1046 साल पुरानी है ये ढाल। बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वो बोले, 46? तुम इतना सटीक कैसे जान गए इस ढाल की उम्र? युग ने अपनी जीभ दबाई और फिर धीमी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि उसी दौर में राजा चोल जवान हुआ करते थे। मैंने तो बस अंदाजा लगाया, कुछ साल ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, कुल मिलाकर तुम यही कहना चाहते हो कि ढाल असली है? दादाजी ने पूछा। युग ने अपना सिर हिलाकर अपनी मुट्ठी को घबराहट में जकड़ लिया और फिर पहली बार दादाजी ने नीलामी में हिस्सा लेते हुए अपना हाथ उठाया। देखिए, पहली बार इस बोली में कश्यप जी ने भी हिस्सा लिया। आप सबको पता है कि कश्यप जी जिस चीज पर बोली लगाते हैं वो कभी नकली नहीं होती। तो अभी इस ढाल की कीमत हो गई है 7 करोड़। 7 करोड़ 1, 7 करोड़ 2। पीछे से एक और आदमी ने हाथ उठा दिया और फिर एक और। ऐसे ऐसे करके कुल 4 बार बोली लगाई गई। स्टेज पर खड़े प्रवक्ता ने गर्मजोशी से बोला, इस ढाल की कीमत अब 9 करोड़ रुपए हो गई है। 9 करोड़ 1, 9 करोड़ 2। एक लंबी सांस लेते हुए दादाजी ने भी हाथ उठा दिया और फिर कुछ देर के लिए लंबी शांति बनी रही। दादाजी को लगा कि ढाल उनका हो गया, लेकिन तभी युग के पीछे बैठे मिस्टर माधवन ने अपना हाथ उठा दिया, जिस वजह से ढाल की कीमत अब 10 करोड़ हो चुकी थी। एक तनावपूर्ण माहौल पूरे नीलामी हॉल में फैल गया। कुछ देर के लिए हर तरफ बिल्कुल शांति छा गई। माधवन के बाद किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। स्टेज पर खड़ा प्रवक्ता उस खामोशी को तोड़ते हुए बोला, अगर अब कोई बोली लगाता है तो वो जान ले, हर बार हाथ उठाने पर बोली में सीधा 1 करोड़ का इजाफा होगा। बिना पूरी बात सुने दादाजी ने हाथ उठा दिया। 11 करोड़ 1, 11 करोड़ 2, 11 करोड़। एक बार फिर से मिस्टर माधवन ने हाथ उठाया। माहौल काफी गर्म हो चुका था। टक्कर कांटे की चल रही थी। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा था। मूर्ति की कीमत 16 करोड़ हो गई। 16 करोड़ 1, 16 करोड़ 2, 16 करोड़ 3। इस ढाल के नए मालिक हैं मिस्टर कश्यप। पीछे बैठे माधवन जी ने दादाजी से हाथ मिलाया और अंदर की ओर चल दिए। आज की नीलामी खत्म हो चुकी थी, पर उसके चर्चे अब भी चल रहे थे। रात के 11 बज गए। हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया। युग ने सोचा नहीं था कि उसे वहां रुकना भी होगा। उसे ये भी नहीं पता था कि नीलामी अगले दिन भी होगी। हर बात से अनजान उसको नींद आ रही थी। रात को ही वो दादाजी के कमरे में पहुंचा और सबसे पहले सवाल उसने यही किया, दादाजी 4 करोड़ में उस ढाल की बोली शुरू हुई, लेकिन आपने उसे 16 करोड़ में खरीदा। मैं देख सकता था कि आपने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया कि आप माधवन अंकल से न हार जाएं, पर ये तो घाटे का सौदा हुआ ना। चेयर पर बैठकर डिनर करते हुए दादाजी बोले, उस ढाल की इंटरनेशनल मार्केट में कम से कम 30 करोड़ की कीमत है। ये घाटे का नहीं, बहुत बड़ा मुनाफे का सौदा है। वो चीज एक बहुत बड़े राजा की थी। साउथ इंडिया में रहने वाले लोग उसका मुंह मांगा दाम दे सकते हैं। 30 करोड़ का नाम सुनते युग के कान खड़े हो गए। ये उसके लिए बहुत ही बड़ी रकम थी। अब उसे समझ में आने लगा था कि पैसों से ही पैसे कमाए जाते हैं। उसने दादाजी के ही साथ डिनर किया और अपने छोटे से कमरे में चला गया। वो सारी रात आज के बारे में सोचता रहा, इसलिए उसे नींद भी देरी से आई। अगले दिन युग जल्दी जल्दी उठा और तैयार होकर उसने दादाजी के दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ा आदमी पहले ही उठ गया था, क्योंकि उन्हें कम सोने की आदत जो थी। युग कमरे के अंदर घुसा तो देखा दादाजी चाय पी रहे थे। युग को देखते चुस्की का मजा लेते हुए उन्होंने कहा, आज नीलामी का दूसरा दिन है। उम्मीद है आज ढेर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। दूसरा दिन? मतलब अभी इसके बाद भी नीलामी होगी क्या? युग ने अचंभव भरी निगाहों से पूछा। दादाजी ने सिर हिलाया और कुछ देर आराम करके हॉल की ओर निकल पड़े।
जहां नीलामी हो रही थी। युग भी पीछे पीछे गया और उनकी बगल में जा बैठा। उस नीलामी में न जाने कितने पुराने चेहरे गायब हो गए थे, लेकिन कई सारे नए चेहरे भी आज वहां दिखाई दे रहे थे। नीलामी शुरू हो गई। अचानक से मिस्टर माधवन युग के बगल में आकर बैठ गए। ये देखकर युग का चेहरा असामान्य हो गया, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। क्या हुआ युग, कैसा लग रहा है इस नीलामी में तुम्हें? युग के सामने बैठे मिस्टर माधवन मुस्कुराते हुए बोले। उनको मुस्कुराता हुआ देखकर युग भी न चाहते हुए मुस्कुराया और बोला, नीलामी तो अच्छी है, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये किसी खुफिया जगह पर होगी। जगह खुफिया है क्योंकि लोग भी खुफिया हैं। देखो हर किसी के चेहरे को, हर कोई कुछ ना कुछ छिपा रहा है। वैसे क्या तुमने भी कुछ खरीदने का सोचा है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ पसंद आया तो जरूर खरीदूंगा। युग के कंधे पर अपने बड़े बड़े हाथों को थपथपाते हुए मिस्टर माधवन कहने लगे, कल तुम्हारे कहने पर कश्यप जी ने उस ढाल को खरीदा। मुबारक हो तुम दोनों को, अच्छी चीज सुनी तुमने। युग अपने बालों को सहलाते हुए बोला, अब मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ खुद ही सारी चीजें असली हैं, बस रेट सही मिल जाए, बाकी सब तो ठीक है। वैसे माधवन जी, मुझे लगता है आपको दादाजी के बगल में होना चाहिए ना कि मेरे। माधवन जी जब तक कुछ बोलते तब तक नीलामी शुरू हो गई। सबसे पहले पानी पीने वाले एक चांदी के जग को निकाला गया, जिसकी उम्र 450 साल थी। उसके लिए 3-4 लोगों में बोली लगाई गई और वो जग 32 लाख रुपए में बिक गया। पहली चीज की नीलामी खत्म होते मिस्टर माधवन युग की बातों का जवाब देते हुए कहने लगे, बात तो ठीक है तुम्हारी, पर कश्यप जी से ज्यादा मुझे तुम इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। अपनी तारीफ सुनकर युग अस्वाभाविक तरीके से हंसते हुए बोला, माधवन जी मैं बस अभी आया। उस नीलामी में युग क्या खरीदने वाला था? क्या दादाजी और युग किसी योजना के तहत उस नीलामी में आए हुए थे? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का